नमस्कार। कल के एपिसोड में मैंने आपको बिजली बनाने और आपके ज़िलों में या सब स्टेशन पर कैसे पहुंचती है, किस माध्यम से, वो विभिन्न उपायों पर चर्चा किया था। आज बिजली आपकी ज़िले में पहुंच गई, ये मान के चलिए, और ज़िलों से सब स्टेशंस के माध्यम से आपके घरों में, आपके प्रतिष्ठानों में बिजली जाने वाली है या गई है। बिजली जाने पर कई प्रकार के कानून तब लागू होते हैं आपके ऊपर। जैसा पहले मैंने आपसे कहा है यहाँ कि पहला ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लागू होता है जो 2003 में संशोधित हुआ, और फिर इसके बाद तमाम प्रक्रियाओं में ये इलेक्ट्रिक सप्लाई कोड 2005 यानी 2003 के एक्ट के को क्रियान्वित करने के लिए ये सप्लाई कोड 2005 बनाया गया, जिसमें तमाम वो तरीके बतलाए गए हैं कि कनेक्शन कैसे देना है, क्या विधियां हैं, कैसे मीटर लगना है, ये तमाम चीज़ें हैं। और तीसरा है ये जो वाणिज्यिक मैनुअल आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। ये वाणिज्यिक मैनुअल का मतलब है कि जब आपके ऊपर कोई दंड देना हो, किस प्रकार से, कैसे जुर्माना होगा, काटने पर क्या प्रक्रिया होगी, कैसे एक सिद्धांत है जुर्माने का, वो कैसे लागू होगा, ये तमाम प्रक्रियाएं वाणिज्यिक मैनुअल में लिखी हुई हैं। आज आप देखें, मैंने पहला जो सब्जेक्ट चुना है विद्युत चोरी। आप पूछते होंगे, आप पूछ सकते हैं कि आपने विद्युत चोरी ही आपने क्यों लिखा पहले। मैं कानून जानने के नाते मुझे भी विद्युत चोरी से बहुत डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि एक तो जेल जाने की नौबत, और दूसरी है जितना बिजली की आपने चोरी किया है इसका जुर्माना अलग से। और इसके लिए कई विधियां हैं जो इतनी उलझावपूर्ण हैं कि आपको अगर एक चोरी में आपके खिलाफ FIR हुई तो आप समझ लीजिए कि 6-7 साल तक आपको परेशान होना पड़ेगा। इसलिए ये टॉपिक मैंने पहले चुना है, विद्युत चोरी, कि कैसे चोरी पर अगर चेकिंग हुई, चेकिंग के बाद क्या स्थिति होती है, कैसे आप परेशान होते हैं, इस पर मैं अपनी बात आपसे रखूँगा। देखिए साथियों, चाहे घरों में हो, चाहे आपके प्रतिष्ठानों में हो, बिजली की कितनी क्षमता आपके कनेक्शन में है, यानी आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है कि आपका 2 किलोवाट का है कि 3 किलोवाट का है कि आपका पावर कनेक्शन है 5 किलोवाट या और सबका, या इससे बड़ा है। तो अगर इसमें चोरी पकड़ी जाती है, और चोरी पकड़ने वाले जो है वो एक तो बिजली विभाग के अधिकारी, जिसमें अवर अभियंता JE, SDO और एक्सियन, ये तो बिजली चोरी की रिपोर्ट करते ही, चेकिंग करते ही हैं। लेकिन विगत 2 वर्षों से जो और एक डेवलपमेंट हुआ है कि विद्युत चोरी रोकने के लिए हर ज़िलों में एक थाने बनाए गए हैं, जिनको कहते हैं एंटी पावर थेफ्ट थाना, यानी बिजली चोरी का थाना। उसकी कार्यवाही के लिए एक थाना ही अलग से बना दिया गया है। इसलिए कई विधियों से ये काम करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके यहाँ इंस्पेक्शन हुआ, और JE या AE जो भी कर्मचारी या एंटी पावर थेफ्ट के लोग हों, और उन्होंने ये FIR कर दिया कि मौके का निरीक्षण किया गया कनेक्शन का, और
विद्युत चोरी पाई गई, तमाम कारणों से विद्युत चोरी, आप लोड ज़्यादा चला रहे हैं, आपके पास कनेक्शन नहीं है, आपने वैसे जोड़ लिया है, आपका भार ज़्यादा है, ये तमाम तरीके हैं जो विद्युत चोरी में आता है। तो चोरी की रिपोर्ट थाने पर, चाहे अवर अभियंता लिखा हुआ जेई, चाहे एई, चाहे एक्सियन या थाना के लोग। अब यहाँ से कई उलझाव पैदा होते हैं। पहला उलझाव है कि आपके ऊपर एफआईआर हो गई तो ये ऑफेंस जो है धारा 135, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ये मुकदमे चलते रहते हैं और आदमी परेशान होता है। अदालत उसको जुर्माने से या सज़ा से, जो भी स्थिति है, वो देती है। ये तो एक विधि है क्रिमिनल ऑफेंस का। लेकिन विभाग क्या करता है? विभाग या जो चेकिंग अथॉरिटी है वो एक रिपोर्ट देता है एक्सियन को कि आज दिनांक फला को हमने फला का प्रतिष्ठान चेक किया और उसमें ये चोरी पाई गई, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये एक्सियन को रिपोर्ट दे दिया गया। एक्सियन उस पर करता है कि आपको नोटिस जारी करता है। नोटिस जारी करने का मतलब है कि आपने कितनी चोरी किया, इसके बारे में जो रेवेन्यू असेसमेंट है, राजस्व निर्धारण है, वो प्रक्रिया अपनाई जाती है। राजस्व निर्धारण के लिए ये अधिकारी या एंटी पावर थेफ्ट देते हैं, एक्सियन उस पर नोटिस जारी करता है, आपको सुनवाई का उचित अवसर देता है। अगर सुनवाई के पश्चात आप हाजिर हुए, सुनवाई कराए, नहीं आप हाजिर हुए तो एक पक्षी आर्डर करके और जितना जुर्माना लग सकता है वो जुर्माना लग जाएगा। अगर आप कोई उत्तर देते हैं संतोषजनक रूप से तो उसमें बहस और आपका गुण दोष के आधार पर एक्सियन सुनेगा और एक्सियन प्रॉपर आर्डर पारित करेगा कि क्या आपने चोरी सही की है कि सही नहीं है, रिपोर्ट सही है कि सही नहीं है। अगर रिपोर्ट सही है तो एक सूत्र है कि उसमें घंटा है, भार है, इस तरह से मल्टीप्लाई करके एक आंकड़ा निकाल लिया जाता है कि इतने रुपए की चोरी आपने किया है, इतना दंड है। ये तो एक स्थिति है। दूसरी स्थिति एक्सियन ये कहता है कि इसमें चूंकि आपने चोरी किया है, चोरी करने के बावजूद भी अगर आप जुर्माना जमा कर देते हैं तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ समन शुल्क जमा करना पड़ेगा। समन शुल्क वो शुल्क है जो आपको क्रिमिनल एक्शन से बचाता है। जैसे मान लीजिए 2 किलोवाट का कनेक्शन है आप और चोरी में आप पकड़े गए, तो 2 किलोवाट का 1 साल का या 2 साल का जो भी स्थिति है वो एसेस करके वो अमाउंट लिखेंगे और अमाउंट के बाद एक कॉलम दूसरा रहता है, वो कहते हैं उसको प्रशमन शुल्क, यानी कंप्रोमाइज़ के लिए कि अगर आप इतना जमा कर दें तो जो क्रिमिनल एक्शन के लिए एफआईआर हुई है वो एफआईआर आपके विरुद्ध नहीं होगी, या हुई भी है तो वो आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। तो ये स्थिति होती है यहाँ पर विद्युत चोरी के मामलों में। और अगर आप जमा नहीं करते हो धनराशि तो एक्सियन उसको आरसी के रूप में, रेवेन्यू सर्टिफिकेट के रूप में कलेक्टर को भेजेगा और कलेक्टर मालगुजारी की तरह, रेवेन्यू की तरह उसको तहसील के माध्यम से वसूल करवाएगा, आपसे जमा करवाएगा। ये प्राविधान विद्युत चोरी के लिए है। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि मुझे इस धारे से, इस चेकिंग से बहुत डर लगती है और 4, 5, 6 साल परेशान होने के बावजूद भी हमको वो जो धनराशि जो इम्पोज की गई है आपके खिलाफ, वो आपको जमा ही करना है।
यानी परेशान हुए और वो धनराशि आपको जमा ही करना है। हाँ, एक उपाय ये है कि जब असेसमेंट हो गया, एक्शन ने कर दिया, तो वो ऑर्डर जो है अपीलेबल ऑर्डर है। अगर आप चाहें तो उस ऑर्डर के खिलाफ आयुक्त मंडल के आयुक्त के समक्ष आप अपील कर सकते हैं। अपीलेबल ऑर्डर है और कमिश्नर फाइल मंगा के उस पर कार्यवाही करके सुनवाई करेगा और उचित आदेश पारित करेगा, तब वो धनराशि आपको जमा करना है। इसीलिए मैंने कहा कि इससे डर लगता है। तो ये विद्युत चोरी के बारे में पहली चीज़ है। दूसरा जो हमने आपको दिया है, देख ले, इसमें बिलिंग है कि बिलिंग सिस्टम कैसे काम करता है। आपको मिलता है, जब बिल मिलता है तो बिल में इसके अलावा यानी कनेक्शन नंबर, नाम और पता जिसका जो कनेक्शन होल्डर है, कितने भार का है और इसमें मीटर रीडिंग कितनी है, करंट और बिल अवधि क्या है, यानी कब से कब तक का बिल है और कितना ब्याज हो गया और कितना पूर्व का बकाया है, ये सब जोड़ के आपको बिल दिया जाता है। ये बिलिंग सिस्टम इसी को कहते हैं। अब यहाँ पर ये मान लीजिए ये मीटर है, पूरा आपका सिस्टम मीटर रीडिंग के अनुसार चलता है। अगर मीटर रीडिंग में रीडिंग गलत आ रही है, रीडिंग में उछाल आ जाता है, यानी जिसको कहते हैं जंप कर जाता है, आपका आज 10 यूनिट है तो कल आपने मीटर चेक किया तो पता लगा कि 100 यूनिट हो गई, इसका मतलब मीटर खराब है, जंप मीटर है। तो इसके बारे में आप समय से उनको सूचना देंगे, आवेदन देंगे कि हमारा मीटर ख़राब है, मीटर वो नया लगाएंगे और जो पिछला बिल है उसको मीटर के अनुसार वो बिल दुरुस्त करेंगे। ये बिलिंग सिस्टम में है। आप देखते हैं कि इसमें अभी हम अंत में आएंगे कि कैसे बिलों में कैसे गड़बड़ी होती है। यहाँ ये मान के चलिए कि अगर आपका एक बार बिलिंग सिस्टम गलत हो गया तो मैंने जो प्रैक्टिकल में देखा है कि वो जल्दी से दुरुस्त नहीं होगा, न कोई अधिकारी कर्मचारी उसको दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं। हाँ, कोई हैं, ऐसे लोग हैं जो विभाग के प्रति वफादार हैं और कंज्यूमर की बात मानकर, सुनकर और गुण दोष के आधार पर मीटर रीडिंग के अनुसार वो बिल दुरुस्त कर देते हैं, लेकिन बहुधा ऐसा है नहीं। आपका अगर एक बार बिलिंग सिस्टम गलत हो गया तो आप बरसों विभाग का चक्कर लगाते हुए आप दौड़ते रहेंगे और बिल ठीक नहीं होगा। ये सिस्टम की खामी है। फिर आगे जो बिजली से संबंधित है, आपके घरों में जो कनेक्शन है या कल कारखानों में कनेक्शन है, तो उसकी एक नंबरिंग होती है। उस नंबरिंग के हिसाब से उसमें लिखा रहता है किस विधा का कनेक्शन है। जैसे हम उदाहरण के लिए बता देते हैं आपको, घरेलू का नंबर जो उन्होंने दिया है वो है विद्युत प्रकार 17, यानी घरेलू अगर कनेक्शन है तो अब विद्युत प्रकार 17 में आएगा, लिखा होगा। और इसके पहले यही कनेक्शन विद्युत प्रकार 13 में था, यानी अब बदल गया, अब विद्युत प्रकार 17 हो गया। इसी तरह से कमर्शियल कनेक्शन का नंबर, फिर औद्योगिक का और तमाम कई प्रकार के ट्यूबवेल का, ये कई प्रकार के जो कनेक्शन है उसका एक नाम दिया गया है, नंबर दिया गया है, जिससे मालूम होता है कि ये कनेक्शन फला पर्पज़ के लिए है। तो ये कनेक्शनों के जो तमाम प्रकार हैं वो ये हैं। अब ये 5वां जो हमने लिखा है, चौथा भी हम छोड़ देते हैं, बहुत वाइड स्कोप है ये।
पांचवा है बिलों में त्रुटि दूर करने के लिए आपके पास कानूनी उपाय क्या है। कानूनी उपाय ये है कि अगर आप विभाग आपका बिल दुरुस्त नहीं करता, आपके ग्रीवांसेस को, आपकी तकलीफ़ों पर सुनवाई नहीं करता, निर्णय नहीं लेता, तो इसके लिए ये उपभोक्ता आयोग, कंज्यूमर कमीशन, जिसको हम पहले कहते थे उपभोक्ता फोरम, ये आपके लिए उपभोक्ता आयोग का दरवाज़ा खुला हुआ है और आप अपनी व्यथा, अपनी बात, अपनी तकलीफ़ जाकर उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं और उपभोक्ता आयोग आपकी शिकायत पर उचित निर्णय लेगा। दूसरा ये है, एक तो आयोग है ही है, और दूसरा जो विद्युत विभाग द्वारा स्वयं फोरम बनाया गया उसको कहते हैं विद्युत व्यथा निवारण फोरम। ये 2005 में इलेक्ट्रिक सप्लाई कोड के अंतर्गत बनाया गया था। संयोग से मैं करीब 2 वर्षों तक इसका न्यायिक सदस्य रहा, फोरम का, निवारण फोरम का, और तमाम समस्याएं जो कंज्यूमर लिखकर एक्सियन के यहाँ देता था, तो एक्सियन अध्यक्ष होता था और हम मेंबर होते थे, तो महीने में कम से कम, यानी हफ्ते में 2 सीटिंग होती थी और हम लोग दोनों आदमी मिलकर जो भी आदेश होता था, जो भी निवारण होता था, उसको करते थे। बाद में ये फोरम स्वायत्तशासी हो गया, यानी इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति होने लगी अलग से, और अध्यक्ष की वही क्वालिफिकेशन थी जो उपभोक्ता आयोग यानी कंज्यूमर फोरम में सेवानिवृत्त जज, एडिशनल जज या डिस्ट्रिक्ट जज, वो अध्यक्ष होता था इसका, और 2 मेंबर होते थे, एक सेक्रेटरी होते थे एक्सियन रैंक के, और जो टेक्निकल रिटायर्ड होते थे इंजीनियर, वो इसके मेंबर होते थे। यानी 3 सदस्यों का ये फोरम रहता था। नतीजा ये हुआ कि हजारों मुकदमे इसमें, कठिन मुकदमे निपटाए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी समाप्त कर दिया गया और एकीकृत व्यवस्था को छोड़कर, यानी ज़िले में पहले एक जगह लगता था ये, अब हो गया कि ये निवारण फोरम हर एसडीओ और एक्सियन लेवल पर ये इसकी व्यवस्था की गई, और 8 महीने हो गया आज तक ये फोरम न तो नियुक्ति हुई इसमें और न तो चल पाया है। इस तरह से आप देख लें कि विद्युत विभाग या पावर कॉरपोरेशन हो, या पूर्वांचल ऊर्जा निगम हो, या पश्चिमांचल हो, दक्षिणांचल हो, तो इन सब का एक ही कमी है कि ये जो व्यथा फोरम है वो आज तक उन्होंने चालू नहीं किया, जिससे जो कनेक्शन होल्डर हैं, जो एग्रीव्ड लोग हैं, उनको कानूनी उपाय सस्ते दर पर नहीं मिल पाई। तो ये तो साथियों, ये बिलों में त्रुटि दूर करने की शक्ति के बारे में जो आपको कानूनी उपाय है वो ये है। अब मैं यहाँ से आता हूँ आपको ट्यूबवेल पर। आप जानते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, कि बिजली पहुँचाई गई जब ट्रांसमिशन के माध्यम से, तो इंदिरा गांधी के पीरियड से लेकर जितने भी भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे, उनकी योजना थी कृषि के विकास पर, यानी किसानों का कैसे ज़्यादा विकास हो और देश में जो खाद्यान्न में हम
दूसरों के आश्रित रहते थे, भरपूर मात्रा में खाद्यान्न हो जिससे पूरी जनता को भोजन मिल सके। इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये ट्यूबवेलों की स्थापना बहुत पहले से गांव में की गई थी। मुझे याद है कि ये 1965 में पहला ट्यूबवेल प्रतापगढ़ में केवल एक या दो रहे होंगे। पहले कुओं में पंप डाली जाती थी नीचे, और वहाँ से नीचे से पानी ऊपर निकाला जाता था, वो सिस्टम था। बाद में 5 इंची या 3 इंची का पाइप बोरिंग करके तब ट्यूबवेल लगने लगा। फिर इसके बाद सबमर्सिबल का, जिसको आप समरसेबुल कहते हैं, वो समरसेबुल की लगाने की स्थिति पैदा हो गई। अब देखिए एनामली कैसे पैदा हुई। जो आज ये कहते हैं कि तमाम बकाया है, अभी आपने देखा होगा कि रोज़ अखबारों में आता है कि 600, हम प्रतापगढ़ का केवल उदाहरण दे रहे हैं, यही उदाहरण हर जगह का है, कि प्रतापगढ़ में 694 करोड़ रुपया का बकाया है। और नोटिस देने के बाद भी ग्राहक या जो कंज्यूमर हैं, ग्रीव्ड है, वो नहीं वापस आ रहे हैं। हमारा चैलेंज है कि नहीं आ पाएंगे, नहीं आएंगे। जब 20 साल पहले ट्यूबवेल फट गया, बोरिंग खराब हो गई, और आप अपने रिकॉर्ड में उसको चालू रख रहे हैं, यानी कि अभी भी वो चल रहा है, और उसका निदान नहीं कर रहे हैं, जिसका निदान यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2000 ये जो 3 है इसमें लिखा हुआ है। यानी कटे हुए कनेक्शन को या बोरिंग फेल होने के कनेक्शन को आप 20 साल अपने कागज़ में चला रहे हैं तो बिल बढ़ेगा। आप वो न मौके का निरीक्षण करेंगे, और जो तरीके आपका ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, या जो सप्लाई कोड में, या जो वाणिज्यिक मैनुअल में जो चीज़ें लिखी गई हैं, उसके हिसाब से आप इसका अस्थायी रूप से विच्छेदन नहीं करेंगे। और जब तक अस्थायी रूप से विच्छेदन नहीं करेंगे कनेक्शन को, तब तक ये आपकी बिलिंग में वो लगातार आरआर में, रेवेन्यू रिसिप्ट में ये धनराशि आती रहेगी। इसलिए जब वसूली की बारी आती है तो वो धनराशि वसूली योग्य नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 56(2) ये कहती है कि अगर कनेक्शन काट दिए गए हैं या ट्यूबवेल फेल है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो आप 2 वर्ष से अधिक की धनराशि आप किसी भी दशा में वसूल नहीं कर सकते। अगर आपने बिल दुरुस्त कर दिया होता, अस्थायी विच्छेदन कर दिया होता, कनेक्शन समाप्त कर दिया होता, तो आप 2 वर्ष का बिल ले लेते, और आपका रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो सारे ज़िले में एक बारगी कम हो जाता। ये तो एक चीज़ है। यही चीज़ें जब आप ये कनेक्शन आपका चाहे घरेलू हो, कमर्शियल हो, औद्योगिक हो, तमाम कनेक्शन मौके पर काटे गए हैं, कटे पड़े हैं, और उन कटे हुए कनेक्शनों की भी बिलिंग हो रही है, वो आपका रेवेन्यू रिसीट में लगातार चला आ रहा है। इसलिए जब कॉरपोरेशन को कोई सूचना दी जाती है तो ये होता है कि ज़िले के ऊपर इतना बकाया है। मेरा आज भी मानना है कि अगर विद्युत विभाग अवर अभियंता से लेकर और एक्सियन तक सभी कनेक्शनों की औचक निरीक्षण करावें, और निरीक्षण करा के ऐसे कनेक्शन जो बंद हैं उसको तत्काल प्रभाव से स्थायी विच्छेदन करें, 2 साल का केवल बिल ले लें, तो तमाम
जो धनराशि है वो अपने आप रेवेन्यू रिसीट में आ जाएगी। ये तो साथियों ये है बिलों के बारे में। इसी तरह से तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे ग्राहक जो उपभोक्ता है वो परेशान होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ अंत में कि आप जो हमने अपने विचार रखे हैं, जो बताए हैं, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2005 और वाणिज्यिक एवं राजस्व मैनुअल, तीनों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से अगर आपकी कार्यवाही नहीं होती है, एक्शन या एसडीओ कोई काम नहीं करते हैं, तो उसके लिए उचित फोरम में, चाहे आप उपभोक्ता आयोग में जाएं या विद्युत व्यथा निवारण फोरम में जाएं, वहां जाके और प्रार्थना पत्र देके अपना निदान करा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं बिजली पर, विद्युत व्यवस्था पर अपनी बात समाप्त करता हूं। साथियों, बहुत ये कंटेस्टेड मामला है बिजली का, तमाम लोगों की समझ में नहीं आता है। अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं कुछ समझना हो, तो हमारे जो आज हमने एपिसोड किया है इसमें कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात, अपनी शिकायत लिखें, उसका उत्तर हम अगली बार ये एपिसोड के पहले, शुरू करने के पहले मैं आपका उत्तर बखूबी दूंगा। हमारा फ़ोन नंबर कैप्शन में दर्ज है, उसके माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद।